Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about plant adaptive responses to salinity stress. Salt stress effects on plant survival, growth and development. Soil salinity is a major environmental stress that restricts the growth and yield of crops. Salt is so abundant on our planet that it is a major constraint to global food crop production. जैसा कि हम जानते हैं, एरिड एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसमें स्ट्रेसेस कोई एक तरह के नहीं होते। वो बहुत किस्म के स्ट्रेसेस होती हैं, जिसमें एक स्ट्रेस जो है वो सेलिनिटी का भी है। सेलिनिटी का मतलब ये है कि सॉइल के अंदर बहुत सारे साल्ट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कम करते हैं। लेकिन उन कंडीशंस में उस जगह पे ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं आमतौर पे जो उस साल्ट को, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो उन साल्ट कंडीशंस में ग्रो करते हैं और वो प्लांट्स अपने अंदर एक अडेप्टिव मैकेनिज्म प्रोड्यूस कर लेती हैं ताकि उस कंडीशंस में सरवाइव किया जा सके। It is estimated that 20% of all cultivated land and nearly half of irrigated land is salt affected, reducing yield below the genetic potential. जो जेनेटिक्स के लिहाज से यानी कि नेचुरल कंडीशंस के लिहाज से प्लांट्स ने अपनी यील्ड देनी होती है, उससे हट के प्लांट्स जो हैं सोयल के अंदर साल्ट होने की वजह से 20% लेस यील्ड प्रोड्यूस करते हैं। Soil salinity is becoming a more acute problem because of declining irrigation water quality. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इरिगेशन सिस्टम में, एग्रीकल्चरल सिस्टम में, वो पानी की प्योरिटी है। मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी की क्वालिटी है वो मुख्तलिफ है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी जो है ना बहुत ही कड़वा होता है। ज़मीन के अंदर जो पानी ट्यूबवेल के ज़रिए निकाला जाता है वो इरिगेशन के लिहाज से, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ठीक नहीं होता, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। जैसा कि हम अगर एग्जांपल लें, हम शुरू हो जाएं उकाड़ा से, आगे आते जाएं अपना साहिवाल, आगे चीचा वतनी, आगे जो जितने भी एरियाज हैं शोरकोट की तरफ चलते जाएं, तो जो साल्ट की कंसंट्रेशन है सॉइल के अंदर वो बढ़ती चली जाती है। सिर्फ सॉइल के अंदर ही नहीं, पानी की क्वालिटी में भी फर्क पड़ता चला जाता है। पानी भी जो नीचे है, वाटर टेबल जिसे कहते हैं, वो भी खराब है। तो लिहाजा इन इलाकों में ज़्यादातर एग्रीकल्चर के लिए जो कनाल सिस्टम है, नहरी निज़ाम है, वो ज़्यादा यूजफुल होता है। New strategies to enhance crop yield, stability on soil and soils represent a major research priority. तो ऐसी प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जो हैं वो यूज करनी पड़ती हैं ताकि उन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाए। टू इंक्रीज साल्ट टॉलरेंस ऑफ क्रॉप प्लांट्स either by genetic integration using both traditional as well as molecular marker system breeding techniques and biotechnology। और ये वो सारी टेक्निक्स हैं जो यूज करते हुए जो है ना साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। In fact, many years ago, it was suggested that plant adaptation to salinity stress mostly probably involves phenological responses that are important for fitness in the soil environment. बहुत साल पहले यानी कि पुराने ज़मानों में ये ख्याल किया जाता था कि प्लांट के अंदर जो अडेप्टेशन है सेलिनिटी स्ट्रेस के लिहाज से वो उनकी एवोल्यूशन के अंदर मौजूद है। यानी कि प्लांट्स जो हैं ये सेलिनिटी स्ट्रेस को अडॉप्ट करने के लिए वो उनकी जेनेटिक्स के अंदर, उनके जीन के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं ताकि उस सेल एनवायरनमेंट के अंदर आपको फिट कर सकें। Some degree of yield stability is achievable in salt stress environments. For example, wild species and primitive cultivars of tomato are a repository of genetic variation for salt adaptive capacity.
कुछ वाइल्ड स्पीशीज हैं जो आमतौर पर कल्टीवेटेड नहीं हैं, जो प्रिमिटिव टाइप की टमाटो की वैरायटीज हैं, उनके अंदर जेनेटिक पूल है, उनकी जेनेटिक रिपोजिटरी में कुछ ऐसे जीन्स मौजूद हैं जिनमें ये एडेप्टिव मैकेनिज्म को अडॉप्ट करने की सलाहियत है। The next is the sodium chloride causes both ionic and osmotic stress. अब हमारी सॉइल्स के अंदर, पानी के अंदर ऐसे साल्ट्स हैं जो सोडियम के भी हैं, मैग्नीशियम साल्ट्स भी हैं, कैल्शियम साल्ट्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो साल्ट्स हैं वो सोडियम क्लोराइड के ऊपर मुश्तमिल हैं। सोडियम क्लोराइड जो है ये आम तौर पे हमारे वाटर्स में और सॉइल के अंदर मौजूद है, जो प्लांट की ग्रोथ और सर्वाइवल को इन्फेक्ट करता है। Salt at higher concentrations in apoplast of cells generates primary and secondary effects that negatively affect survival, growth and development. तो सेल्स का जो एपोप्लास्ट है, ये साल्ट आम तौर पे उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। प्राइमरी इफेक्ट्स कौन से होते हैं? आर आयनिक टॉक्सिसिटी एंड डिसइक्विलिब्रियम एंड द हाइपरओस्मोलैलिटी। प्राइमरी इफेक्ट्स में क्या होता है कि आयन की टॉक्सिसिटी। अब आयन टॉक्सिसिटी बेसिकली क्या चीज़ होती है? सेल्स के अंदर जब आयन इम्बैलेंस होता है, सोडियम और क्लोराइड आयन्स कम या ज़्यादा होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन सेल की जो है वो उन आयन्स की ज़्यादा कंसंट्रेशन को या इम्बैलेंस कंसंट्रेशन जो होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। जैसे ही वो इम्बैलेंस होती है, सेल मेम्ब्रेन अपनी स्टेबिलिटी लूज करती है, तो उसमें ये जो आयन्स होते हैं ये लीच डाउन होना शुरू हो जाते हैं, उसमें इक्विलिब्रियम नहीं रहता। हाइपर ओस्मोलैलिटी, हाइपर का मतलब हाई, यानी कि ओस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो सेल का बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा ओस्मोटिक पोटेंशियल सेल का बढ़ेगा, पानी उसमें वहाँ पे उस एनवायरनमेंट में कम होगा, तो अल्टीमेटली सेल जो है वो डाई होना शुरू हो जाएंगे। बोथ सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स आर इनहिबिटरी to cytosolic and the organellar processes. Concentrations more than 0.5 molar inhibit most enzymes because of disturbances to hydrophobic electrostatic balance that is necessary to maintain the protein structure. और ये साल्ट कंसंट्रेशन जो है, जो कि ऑप्टिमम हम कह सकते हैं, अगर 0.4 मोलर मतलब 400 मिली मोलर इसके इक्वल है, इस लेवल तक अगर कंसंट्रेशन साल्ट की आ जाए तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। उसमें हाइड्रोफोबिक इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन की स्ट्रक्चर के लिए, प्रोटीन की सेंसिस के लिए। अगर सेल के अंदर नॉर्मल कंडीशंस में प्रोटीन जो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, बन रही होती हैं, सेल की होमोस्टैसिस के लिए वो डिस्टर्ब हो जाए, तो सेल अल्टीमेटली डिस्टर्ब हो जाता है, उसका सारा मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे उसकी डेथ वाकई हो जाती है। However, sodium concentrations of 0.1 molar are cytotoxic, indicating that iron directly affects specific biochemical and physiological processes. अगर सोडियम की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर या फिर 100 मिली मोलर जो है वो मौजूद हो सेल के अंदर, और ये भी टॉक्सिक काज करती है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स जो हैं, हाउ दे आर टॉक्सिक फॉर द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द प्लांट सेल्स। सेकेंडरी इफेक्ट्स में जो है ना वो ये साल्ट किस तरह से इफेक्ट करते हैं। Principal secondary effects of sodium chloride stress include disturbance of potassium ion acquisition, membrane dysfunction, impairment of hypothesis, photosynthesis and other biochemical processes, generation of reactive oxygen species and programmed cell death. तो सेकेंडरी इफेक्ट में क्या होता है? प्राइमरी इफेक्ट में ये है कि आयन इम्बैलेंस होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है सेल की वो सही तरीके से ऑस्मोटिक पोटेंशियल को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो सेकेंडरी इफेक्ट में क्या होता है कि पोटेशियम की जो एक्विजिशन है, क्योंकि पोटेशियम सेल का बड़ा अहम आयन है, जिससे सेल मेम्ब्रेन अपने आप
जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखती है। तो जब इसकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगी तो मेम्ब्रेन डिसफंक्शन होगी, फोटोसिंथेसिस जो है वो भी डिस्टर्ब होगी, बायोकेमिकल प्रोसेसेस सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। और आरओएस स्पीशीज, रेक्टिव सीजन स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जिस, फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल मैं दूंगा, नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो आमतौर पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हम इसको कहते हैं। वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होगी बल्कि वो आयनिक फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, और वो हर मॉलिक्यूल के साथ हर एंजाइम को डिस्टर्ब करेगी। जो नया एंजाइम प्रोड्यूस होने जा रहा होगा या जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, उसके अंदर ये जाके ऐसे बाल की तरह लगती जाती है, जैसे बाल कभी उधर जाता है कभी उधर कभी उधर। तो मुख्तलिफ ये डिस्टर्ब जैसे ये करती रहती है उन सारे प्रोसेसेस को। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि कोई भी मैकेनिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेस सही तरीके से नहीं चलता, जैसे डेथ वाक़ हो जाती है। Potassium ion is an essential element for plants, and sodium competes with the potassium ion for uptake into cells, and particularly when the external concentration is substantially greater than that of the nutrient. For example, salt stress include oxidative stress by increasing superoxide dismutase, superoxide radicals, hydrogen peroxide and hydroxide radicals. All these type of the ions are produces the oxidative stress. These molecules known as ROS are produced in aerobic cellular processes such as electron transport in the mitochondria or the chloroplast or during the photorespiration। इन सारे processes के अंदर ये ROS species जो है ये उनको disturb करती हैं। The next point is the plant genetic models for dissection of plant tolerance mechanisms and determinant function. Plants that are native to cell environments, for example, the halophytes, or not native, which is the glycophytes, use many conserved cellular and organismal processes to tolerate salt. तो ऐसे प्लांट्स जो कि सेल एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं जिसको हेलिफाइट्स कहते हैं, और जो नहीं होते जिनको ग्लाइकोफाइट, जिनको आमतौर पे जैसे कि वीट है, राइस है, या फिर सोरगम वगैरह जो हम जनरल हम ग्रो करवाते हैं, इनको ग्लाइकोफाइट्स कहा जाता है। तो ये लहदा इनके अंदर जो है ना कंजर्व्ड मैकेनिज्म्स होते हैं जो नेचर की तरफ से दिए गए होते हैं, और ये मैकेनिज्म जो है इनकी मैकेनिज्म को यूज करते हुए ये अपने प्रोसेसेस को सरअंजाम देती हैं। For some period, researchers have understood that crops have genetic variation for salt tolerance. बड़े अरसे तक ये ख्याल किया जाता रहा है कि प्लांट्स के अंदर हर किस्म का मैकेनिज्म मौजूद है, हर किस्म की कंडीशंस को अडॉप्ट करने के लिए, और ये किसी हद तक सच भी है। लेकिन आजकल जो नई रिसर्च आ रही है उसके मुताबिक ये है कि प्लांट्स के अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये सारे के सारे जेनेटिक मैकेनिज्म, यानी कि ये सारे के सारे जीन्स मौजूद हैं जिसमें साल्ट को अडॉप्ट करने के लिए भी और साल्ट को टॉलरेट करने के लिए भी जीन्स मौजूद हैं। लेकिन ये कहाँ पे हैं, इनको स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है। आप सबसे बड़ी जो बड़ा मरला है वो है stimulation identification or specific type of the genes that are responsible for the salt tolerance. Considerable emphasis over decades have been to dissect the critical mechanism by which halophytes are able to tolerate extreme salinity. This research characterized physiological, biochemical, and molecular responses of several halophytes, including Salicornia, Suda, etc., and determined many unique salt adaptive features innate to these genotypes. Together, this research determined that all plants have some capacity to tolerate salt stress, and many focal adaptation determinants are conserved in halophytes and the glycophytes.
तो ये जो रिसर्च है बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्सेस के लिहाज से बहुत सारे हेलोफाइट्स, जिसमें सूडा है, सिलिकॉर्निया है और भी बहुत सारे ट्रिप्लेक्स है, ये सारे के सारे साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं। इसमें ये इननेट मैकेनिज्म मौजूद है, यानी कि कुदरत की तरफ से ये सारे मैकेनिज्म दिए हुए हैं इनके जीनोटाइप्स के अंदर। तो इनके साथ साथ ये सारे के सारे जो प्लांट्स होती हैं इसमें को साल्ट को टॉलरेट करने के मैकेनिज्म भी मौजूद हैं। फोकल अडेप्टेशन टर्मिनेंट्स आर कंजर्व्ड इन हेलोफाइट्स एंड ग्लाइकोफाइट्स, और ये सारे के सारे जो अडेप्टिव मैकेनिज्म्स हैं, जो डिटर्मिनेंट्स हैं, ये बेसिकली इन्होंने एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिनोलॉजिकली इन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं, जिनको रिसर्च के जरिए जो है ना सर्च करने की जरूरत है। Arabidopsis thaliana as a model for glycophyte responses to salt stress. Arabidopsis ये प्लांट मॉडल प्लांट है, सारे के सारे प्लांट्स की जितनी भी रिसर्च होती है ये Arabidopsis को एज ए मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। Tomato is another glycophyte model that has been valuable for dissection plant stress tolerance mechanisms because of its molecular and genetic variation for adaptive capacity that is present in the primary gene pool. क्योंकि प्राइमरी जीन पूल जिसमें टोटल प्लांट की जीन मौजूद हैं, उसमें टमाटर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी जीन पूल्स हैं या जीन्स मौजूद हैं, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हैं। दैट्स वाई टमाटो को भी इस मकसद के लिए रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है थलनजेला हेलोफिला, ये इसको साल्ट क्रेस कहते हैं। ये भी हेलोफाइट प्लांट है, इसको मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। Salt stress is capable of reproduction after exposure to 500 millimolar sodium chloride or 15 degree centigrade. ये साल्ट क्रेस जो है ये बहुत ज़्यादा साल्ट टॉलरेंट है। इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि ये 500 मिलीमोल सोडियम क्लोराइड या 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ना ये साल्ट को टॉलरेट कर सकती है। इट इज़ ए ट्रैक्टेबल मॉलिक्यूलर जेनेटिक model because of its small size, prolific seed production, short life cycle, small genome and ease of transformation. यानी कि ये सारी खसूसियात हैं जिसकी बिना पे ये साल्ट क्रेस को यूज किया जाता है फॉर द रिसर्च ऑफ साल्ट टॉलरेंट crop. Therefore, it may be possible to use salt cress for the genetic section of water use deficiency. Next point is the plant adaptations to sodium chloride stress. Intracellular ion homeostatic processes. Both sodium and chloride can be cytotoxic. However, primary focus has been the dissection of intracellular sodium homeostasis mechanisms. Plants जो है वो specific controlled homeostatic processes में काम करता है। अगर उसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस जो है उसकी वो इम्बैलेंस होती हैं तो उसमें टॉक्सिसिटी काज होती है। तो सोडियम और क्लोराइड आयंस जो हैं इनके मैकेनिज्म को स्टडी करना, प्लांट अडेप्टेशन टू सोडियम क्लोराइड स्ट्रेस को स्टडी करना एक बात है। प्लांट plasma membranes have an inside negative potential of between -120 and 200 millivolt. Cytosolic sodium ion concentrations greater than 100 millimole disturb the normal function of the cell, but plant cells can adapt to sodium concentration less than 100 millimolar in the cytosol. Sodium ion influx and efflux across the plasma membrane. अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस सारी मैकेनिज्म को रिसर्च को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, सोडियम आयंस का अंदर जाना और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसा कि हमने पहले भी देख लिया है कि अगर 100 मिलीमोलर से सोडियम कंसंट्रेशन जो है वो, यानी कि इस कंसंट्रेट बी या इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन
भी अगर यूज की जाए तो यानी कि ये कंसंट्रेशन भी जो है ये प्लांट के सेल को डिस्टर्ब करती है, उसको इंजरी काज करती है। लेकिन आमतौर पे इसकी लेस कंसंट्रेशन जो कि लेस देन 100 मिलीमोलर जो है सेटोसोल के अंदर अगर मौजूद हो तो उसमें नॉर्मल फंक्शन होता है। होम्योस्टैटिक जो प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा ये जो सोडियम और क्लोराइड आयंस जो हैं ये वैक्यूल के अंदर जब जाते हैं, बेसिकली वैक्यूल जो है दिस इज द रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोर हाउस फॉर रिजर्व फूड मटेरियल। जैसे कि सोडियम की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाती है या क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो वैक्यूल के अंदर जाके वो स्टोर हो जाती है। लेकिन जब कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है सेल मेम्ब्रेन से, कंटिन्यूसली सेल जो है वो एब्जॉर्ब करता रहता है, तो वो एक थ्रेश होल्ड तक उसका एक लेवल है जहाँ से वो अपने को स्टोर करता है। उससे अगर ज़्यादा मिकदार में सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो साल्ट जो है वो सेल जो है उसमें इंजरी स्टार्ट हो जाती है। दिस इज द मैकेनिज्म from where the regulation of sodium ion homeostasis in the root and the shoot. This is the root zone, this is the shoot zone. We can easily understand how the plant absorbs the sodium ions through the root and then transport through the xylem and phloem with the help of xylem and phloem to the shoot. Uh, in the epidermis and the cortex, and then the endodermis and the stellar cells, and then the sodium concentration, the sodium ions transported to the xylem, and then xylem transport sodium ions to the phloem, and phloem transport sodium ions in the form of the reserve food material. We can easily understand that when the epidermis and the cortex sodium ions cross to the endodermis, the higher concentration of the sodium ions in the endodermis pass on to the stellar cells. अब steel क्या चीज है? This is the basically the composition of the xylem and phloem. The xylem and phloem absorb such type of the ions and then transport such type of the ions toward the shoot zone through the active transport or the diffusion pressure. With the continuous absorption of the sodium ions from the root to the stellar region, then stellar regions from the xylem to the phloem, such type of the ions concentrations are absorbed or stored in the form of the different types of the fruits or the reserve food materials or the organs of the plants. And with the continuous absorptions of such type of the ions or the sodium chloride, the ultimately the cell damaging effect is started and then plant is completely dead after some time. The transcriptional activation of the salt responsive genes. When ये सारे के सारे जो मैकेनिज्म्स हैं, सोडियम कंसंट्रेशन या हाई साल्ट कंसंट्रेशन जो है, ये इस जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं और कौन कौन से हैं जो इस सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्रोटीन सेंसिस को जो है ना वो कंट्रोल करती हैं। ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है, जो डीएनए है वो मुख्तलिफ किस्म के आरएनए को प्रोड्यूस करता है और वो आरएनए बाद में ट्रांसलेशन करती हैं। अब ट्रांसलेशन क्या चीज़ है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। हाउ प्लांट्स अडॉप्ट देमसेल्व्स आर, या फिर साल्ट अडॉप्टिव मैकेनिज्म या साल्ट टॉलरेंस प्रोटीन्स को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। उसमें बहुत सारे प्लांट्स जिसमें ल्यूरोप्सिया है, उसके बाद है मेसेंब्रेंथियम, सूडा, एट्रिप्लेक्स, थैलेंजेला, केकाई, सेलिकॉर्निया,
ये सर्व करती हैं पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द सॉल्ट रिस्पॉन्सिव जीन्स एंड द प्रमोटर। ये सारी रिसर्च को स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इन प्लांट्स को यूज किया जाता है। सेवरल नोन जीन्स लाइक एंटीपोड्स, जिसमें एनएचएक्स है, एसओएस, एचकेटी, वीटीपेस, आयन चैनल्स में क्लोराइड्स, कैल्शियम आयंस, रेकोपोरिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, एनकोडिंग जीन्स जिसमें एपीएक्स है, कैट, जीएसटी, BADH, SOD, and some novel genes such as the USP, SDR1, SRP, etc. were isolated from the halophytes and explored for developing stress tolerance in crop plants। ग्लाइकोफाइट्स के अंदर भी ये इस किस्म के प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए ये सारे के सारे जीन्स को या आप कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को स्टडी किया गया है या चेक किया गया है। इसमें नॉवल फैक्टर्स भी हैं जिसमें यूएसपी, STR1, SRP भी मौजूद हैं। It is evidence that stress triggers salt sensors that lead to the activation of stress tolerance mechanisms, which involve multiple signaling proteins, up or down regulation of several genes, and finally the distinctive or collective effects of the stress responsive genes। स्ट्रेस जो है ना, साल्ट स्ट्रेस जो है ये ट्रिगर करता है इन सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, ताकि ये एक्टिवेट हों और साल्ट टॉलरेंट प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करें, उनके मैकेनिज्म को जो है वो स्टार्ट करें, जिसमें मल्टीपल सिग्नल्स अप और डाउन रेगुलेशन, यानी मतलब ये है कि कुछ जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होती हैं, कुछ की जो अमाउंट है ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, उनको अप रेगुलेशन कहेंगे, और सम टाइम उनकी जो प्रोडक्शन है वो कम प्रोड्यूस होती है, उनको डाउन रेगुलेशन कहेंगे। वो ये जीन जो हैं ये बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, बाज़ ज़्यादा बहुत कम होते हैं थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स इन द फॉर्म ऑफ द एंजाइम्स। तो और फाइनली डिस्टिंक्टिव और कलेक्टिव इफेक्ट्स, जिससे हमें आखिरकार जो उनका इफेक्ट जो है साल्ट रिस्पॉन्सिव जीन्स का हमें नजर आता है। This photograph shows the salinity stress ultimately to produce the salt tolerant in crop plants। ये शो कर रहा है कि जब साल्ट स्ट्रेस आता है प्लांट्स के ऊपर, उसमें कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो वाक़या होते हैं। ये एक मैकेनिज्म है, ये एक डेंड्रोग्राम भी हम कह सकती हैं, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकती हैं कि हाउ प्लांट्स टॉलरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोसेसेस। इसमें सबसे पहले साल्ट स्ट्रेस आता है प्लांट्स या हेलोफाइट्स में, ग्लाइकोफाइट या हेलोफाइट्स के अंदर। उसमें क्या होता है कि सेकेंडरी स्ट्रेस पैदा होता है, जिसमें ऑस्मोटिक स्ट्रेस है, फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ऑस्मोटिक एंड एनिक इम्बैलेंस प्रोड्यूस होता है, फिर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन डैमेज, मेम्ब्रेन इंजरी, ये सारे के सारे प्रोसेसेस होते हैं। मेम्ब्रेन इंजरी होती है, फिर क्या होता है कि जैसे इंजरी होती है प्लांट्स उसको सेंस करते हैं, चेक करते हैं, और उसमें सेंसर और रिसेप्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो रिसेप्टर्स जो है वो जीन के अंदर मौजूद होते हैं, वो उस जीन को एक्टिवेट करते हैं, और जैसे ही जीन वो एक्टिवेट होता है तो उन प्लांट्स के अंदर साल्ट टॉलरेंट मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। अब ये ऊपर से लेके नीचे तक जो एक मैकेनिज्म है, इन सारे मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे और प्रोसेसेस होते हैं, और उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, उसके बाद आयन चैनल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, चैपिरोन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ओस्मोलाइट्स, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। NAC, ये सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि जीन एक्टिवेशन के अंदर जीन एक्टिवेशन को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आयन चैनल और ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, उसको उसने भी तो अपना किरदार अदा करना है, उसने भी सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस को कंट्रोल करना है। उसके बाद सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो उसको मैकेनिज्म कंट्रोल कर रही हैं। फिर चैपिरोन्स, ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप की
प्रोटीन्स को कंट्रोल करती हैं, फिर ओसोमोलाइट्स होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड स्पीशीज को कंट्रोल करते हैं, सेलुलर आयन होमोस्टेसिस है, ओस्मो प्रोटेक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन है, सेल इंटेग्रिटी है। ऑल दीज मैकेनिज्म्स कंट्रोल द साल्ट टॉलरेंट मैकेनिज्म, यानी कि साल्ट टॉलरेंस प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी एडेप्टेशन प्रोड्यूस करने के लिए ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो है ना वो काम करते हैं ड्यूरिंग द सिंगल मैकेनिज्म ऑफ द साल्ट टॉलरेंस। Because of high DNA sequence identity between the Arabidopsis and Thalangiella, complementary DNA macroarrays of Arabidopsis can be used for the expression profiling of the salt crest genes. Only 6 genes were induced and responsive to high salt in salt crest, whereas 40 genes were induced in the Arabidopsis. Many genes that are induced in Arabidopsis by salt crest were constitutively expressed in salt crest, including SOS1 and ATP5CS. Constitutive expression of the ATP5CS are key enzyme in proline biosynthesis resulted in higher levels of this amino acid in salt crest even in the absence of the salt stress. Stress tolerance of salt crest may be due to constitutive expression of salt tolerant genes that must be induced by stress induced in Arabidopsis. This table shows that the halophytes having the genes and different types of the plants. For example, the Aleuropsis tutorials, Atriplex, ये Atriplex की बहुत सारी स्पीशीज हैं, एविसीनिया है, उसके बाद सेलिकॉर्निया की बहुत सारी स्पीशीज हैं, ऐसे बहुत सारी और भी मैंने इस टेबल को कम किया है ये विजुअलाइज करने के लिए। इसमें ये जीन्स हैं और ये प्लांट है बेसिकली, और इसमें जीन्स के रेलेवेंट ये जीन्स जो हैं ये किस मैकेनिज्म को कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल एट्रीप्लेक्स है, इसमें AGNHX1 जीन है जो कि वैक्यूलर सोडियम और हाइड्रोजन आयन एंटीपोर्टर को कंट्रोल करता है। ऊर्जा सेटअप के अंदर राइस के अंदर ये जीन काम करता है। ऐसे टमाटो के अंदर सेंसिस ऑफ ग्लाइसिन बीटेन ये वाला जीन है एट्रिप्लेक्स। बेसिक अच्छा ये दो प्लांट आप देख रहे होंगे, एक रेसिपिएंट प्लांट है और दूसरा है हेलोफाइट। अब रेसिपिएंट का मतलब ये है कि हेलोफाइट के अंदर ये रिसर्च की गई है, उससे ये जीन एक्सट्रैक्ट किया गया है और इस प्लांट के अंदर टेस्ट किया गया है कि क्या ये जीन टमाटो के अंदर या राइस के अंदर ये जीन जो है वो काम करता है या नहीं करता। लिहाजा इन प्लांट्स को, जो साल्ट टॉलरेंट प्लांट होती हैं, इनको इनके अंदर से ये जीन एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं, और जो हमारी क्रॉप्स हैं जो आमतौर पर हम यूज करते हैं, इन क्रॉप्स के अंदर ये जीन को इंसर्ट किया जाता है थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर इनके अंदर ये सेल टॉलरेंट और अडैप्टिव मैकेनिज्म को स्टडी किया जाता है। ये था हमारा लेक्चर, और ये सारे का सारा मटेरियल जो है ये आप जो है ना प्लांट एबायोटिक स्ट्रेस से आप स्टडी कर सकती हैं, ये इजीली अवेलेबल है। उसके बाद ये एक आर्टिकल है, ये मैं आपको भेज दूंगा, इनसे ये आर्टिकल भी आपने स्टडी करना है इसको अच्छी तरह स्टडी अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।